सावन के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की धरा पर 2024 का शंखनाद करने के लिए वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने की सौगात की झड़ी जनता को समर्पित किया। उसके साथ साथ उन्होंने विपक्षी दल पर मंच से जमकर हमला साधा। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि जब केंद्र और डबल इंजन की सरकार जनता के हित में कार्य करती है, तब विपक्षी दलों को मिर्ची लगती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 2024 का विपक्षी दल पर शंखनाद करते हुए उन्होंने हमला बोला और उसके साथ साथ 12,110 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने दिया। उसके साथ साथ वाराणसी से लेकर गाजीपुर, वाराणसी से लेकर लखनऊ, वाराणसी से लेकर मुगलसराय से लेकर हावड़ा, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री ने जनता को समर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश को पूरे भारत से कनेक्टिविटी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और मिशन 2024 को भी उन्होंने साधा खूब। इसके साथ साथ वाराणसी में आज उन्होंने लगभग 29 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 19 परियोजनाएं लोकार्पित हुई और 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला उन्होंने रखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर एयरपोर्ट 2:15 पर पहुंचे और इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट से गीता प्रेस के जो रास्ते में सफर था 9.5 किलोमीटर का, वो पूरे तरीके से भव्य रहा। इस दौरान दोनों तरफ सड़क के लोगों का हुजूम लगा रहा और लोगों ने पुष्प वर्षा किया और नरेंद्र मोदी के मोदी मोदी नारे लगाते हुए उनके ऊपर पुष्प वर्षा लगातार करते रहे। आपको बता दें, लगभग आधे घंटे में वो गीता प्रेस पहुंचे और गीता प्रेस में उन्होंने लीला चित्र मंदिर में सबसे पहले उन्होंने प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण के उन्होंने जो है वहाँ पे जो चित्र बना हुआ है बाकायदे उनका जो हैंडमेडेड चित्र का उन्होंने दर्शन किया और पूजन किया, आरती किया। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने शिव महापुराण का विशिष्ट अंक का उन्होंने विमोचन किया और इस दौरान उन्होंने एक संबोधन भी किया। आपको बता दें, गीता प्रेस से काफिला रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां पर रेलवे स्टेशन पे भी रास्ते में पीएम मोदी के नारों से पूरा शहर गूंज रहा था और लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। और मोदी रेलवे स्टेशन पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाया और हरी झंडी दिखाने के बाद वहां पे शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च होने हैं और रीमॉडलिंग होना है, जिसका प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास भी किया गया। आने वाले 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब अपनी पार्टी में धार देने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में बैठकर उन्होंने आज कई प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ कई ऐसे कोऑर्डिनेटर थे जिनके साथ आज बैठक की। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार ने भी आज कई लोगों के साथ बैठक की और इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की क्या भागीदारी होगी उसको लेकर रणनीति पर बात की और इसके अलावा आने वाले चुनाव में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरेगी, किस पार्टी के साथ गठबंधन होने की संभावना है, इसको लेकर आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ी बैठक की। 15 जुलाई से आनंद भी चुनाव रणनीति में उतरने वाले, चुनाव के जो मैदान है उसमें उतरने वाले हैं और वहां पर कई बड़ी रैलियों में वो शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी बताया जा रहा है कि इन रैलियों का हिस्सा होंगी। यानी कि इन 4 राज्यों को चुनाव को चुनौती के तौर पर बहुजन समाज पार्टी देख रही है, क्योंकि इसी से रास्ता तय होगा आने वाले लोकसभा चुनाव का। बहुजन समाज पार्टी की कई और तरह की भी चर्चाएं तेज हैं कि वो किसी लोकसभा के चुनाव में किसी दल के साथ जा सकते हैं। फिलहाल इन 4 राज्यों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी में कई तरह के बदलाव की भी घोषणा की है। यह माना जा रहा है कि जल्द ही बड़े बदलाव भी बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड पर घमासान जारी है, जहां मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना फरंगी महली खालिद रशीद ने कहा है कि जुमे के नमाज के बाद यूसीसी का विरोध किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। मस्जिदों के बाहर एक बारकोड लगाया जाएगा जिसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं मांगी जाएंगी कि यूसीसी का समर्थन करते हैं नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता
पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासिद ने कहा है कि यूसीसी को समझने की जरूरत है, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। मुस्लिम वर्ग को विशेष तौर से समझने की जरूरत है। फरंगी महली को भी उन्होंने कहा कि उनको ऐसी इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए और उनको इस मामले में समझना चाहिए और अपने कौम को भी समझाना चाहिए। अगर यूसीसी उत्तर प्रदेश में लागू होती है तो उसमें सभी का फायदा होने वाला है, चाहे वो दलित लोग हो या फिर मुस्लिम वर्ग हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस घमासान के बीच क्या यूपी सरकार यूसीसी को लाएगी या फिर अभी सिर्फ लोगों से प्रतिक्रियाएं लेंगे, क्या मुस्लिम वर्ग भी खुलकर सामने आएगा, ये सब तमाम चीजें हैं। हालांकि अभी सिर्फ प्रयास लगाए जा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अब इसके आगे किसका कितना बड़ा कदम उठेगा। आगरा में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में एक युवक की जान चली गई है। दरअसल मामला थाना बमरौली कटारा क्षेत्र के ताल गांव का है, जहां दो पक्ष जमीन की मेड़ को लेकर आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर फरसा, कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें एक युवक की जान चली गई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका एसएन में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा लिखकर आगे की जाँच शुरू कर दी है और इस मामले के लिए वहां मौके पर पीएसी लगा दी गई है। दोनों पक्षों का बताया जा रहा है कि खेत की मेड़ को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी, डंडे, फरसे, कुल्हाड़ी लेकर हमला कर दिया। बात करेंगे आज हम पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र की, जहां पर मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां बात करते हैं, जब जानकारी ली हमने ग्रामवासियों से, परिवार वालों से, तो उनका कहना है कि पड़ोस का ही नाबालिग बच्चा उसको बहला फुसलाकर बाग में ले गया, उसके साथ वहां दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद जब बच्ची घर वापस आई, उसने अपने माँ बाप से पूरी कहानी उनको बताई। उसके बाद में जब माँ बाप थाने पहुँचते हैं तो थाने वहाँ पूरे दिन उनको बिठाया जाता है, टाल मटोल उनके साथ में किया जाता है। जब सूचना पहुंचती है सीओ बीसलपुर के संज्ञान में, तो बीसलपुर सीओ संज्ञान जब लेते हैं, उसके बाद जब फटकार लगाते हैं, तब उनका मुकदमा दर्ज किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क एम्बुलेंस की हालत जो है वो बद से बदतर हो गई है। बात करें बदायूं जनपद की, तो जनपद में निःशुल्क एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं, जिनकी हालत जो है बद से बदतर हो गई है। खटारा पड़ी हुई हैं, बिल्कुल ही कबाड़े में तब्दील हो गई हैं। इस पर स्वास्थ्य विभाग का कोई भी ध्यान नहीं है। कहीं तो एम्बुलेंस की खिड़कियों को रस्सियों से बांधा जा रहा है और कहीं खराब पड़ी हुई हैं। तहसील के कुरसा गांव के पास 400 बीघा जमीन को खाली कराया, क्योंकि दबंगों द्वारा कई वर्षों से लगातार जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। वहीं भू माफियाओं की पूरी तरीके से प्रशासन ने कमर तोड़ दी, क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाई के चलते 450 बीघा जो जमीन पूरी तरीके से कब्जा मुक्त कराई गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कब्जा मुक्त के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन एक बार फिर जनपद इटावा के भतना तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है, जिससे भू माफियाओं के पूरी तरीके से हड़कंप मच गया, क्योंकि लगातार जो कब्जा मुक्त जमीनें की जा रही हैं। कैमरा में हमीरपुर जिले की राज तहसील में आज उस समय हड़कंप मच गया, जहां वाणिज्य कर के अधिकारियों ने अचानक बाजार में छापा मारा गया। वहां बताया उन्होंने कि यहां से अक्सर टैक्स चोरी की शिकायतें आ रही थी। यहां जो दुकानें हैं वो अपना टर्नओवर कुछ करते थे और कम टर्नओवर दिखाकर अपना टैक्स प्रस्तुत करते थे, जिसको लेकर आज वाणिज्य कर की टीम ने वहाँ छापा मारा और राड की नामी ग्रामी 2 हार्डवेयर की दुकान में छापा मारा। जैसे ही टीम का वहाँ एंट्री हुई तो टीम को देखते ही वहाँ के लोगों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकानों का शटर गिराकर भागते नजर आए। और जैसा कि हमने बताया आपको कि टैक्स चोरी की जो शिकायतें थी उसमें लेकर बाजार में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है और जो दुकानों में छापा मारा गया था उनके सारे दस्तावेज, लैपटॉप और पूरे उनके जितनी भी उनके कापी किताबें थी सब अपने कब्जे में ले लिया गया है। जो आज छापा मारा गया है, क्या छापा पहले नहीं मारा जा सकता था, लेकिन चलिए प्रशासन की नींद खुली और उन्होंने छापा मारा। ये आगे चल के देखेंगे हम लोग ये छापे से बाजार में किस तरीके से नियमित रूप से टैक्स जमा किया जाएगा या नहीं जमा किया जाएगा। किसान यूनियन के कार्यकर्ता मुख्य मांगों को लेकर दे रहे धरने पर अधिकारी नहीं पहुंचने पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना किया शुरू। आपको बता दें कि मामला जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव
पटना मुरादपुर बिजली घर का है, जहां पर किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता मुख्य मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो जर्जर जो खंभे हैं उन पर उनको बदलना जाना चाहिए, और साथ ही वहीं किसान यूनियन युवा जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास इनके पुख्ता सबूत भी हैं और उच्च अधिकारियों को ये जो सबूत हैं वो पेश किए जाएंगे। नगर में ठेकेदारों के मनमानी से कुतेदार परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ सरकार द्वारा हर कुतेदार के घर तक राशन पहुँचाने की व्यवस्था की है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कुतेदार के घर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर अपनी राशन की गाड़ी खड़ा कर देते हैं और कुतेदार से निजी साधन मंगाते हैं। पूरा मामला कुशीनगर का है, जहाँ पे चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने योजना चलाई कि हर कुतेदार के घर राशन जाएगा, लेकिन यहाँ ठेकेदार की मनमानी से कुतेदार परेशान हैं। ठेकेदारों द्वारा कुतेदार के घर से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर अपनी गाड़ी खड़ा कर देते हैं और कुतेदारों से निजी साधन मंगाते हैं। वहीं कुतेदारों का कहना है कि सरकार द्वारा राशन की दुकान तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह ठेकेदारों की मनमानी से हमारे घर तक राशन नहीं जाता है, जबकि हमारे घर तक राशन जाना चाहिए। जब हम कोई भी निजी साधन लाते हैं उसका शुल्क देना होता है। हर चक्कर पर 500 से लेकर 700 रुपये हमारा खर्च होता है और वह पैसा कहीं से नहीं मिलता है। जब इस मामले को लेकर के जिला पूर्ति अधिकारी से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि कुतेदार के घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और ठेकेदार किसी भी हालत में कुतेदार के घर तक राशन पहुंचाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल कहीं न कहीं खड़ा हो रहा है कि आखिर यह राशन कुतेदार के घर तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है, जबकि सरकार का यह निर्देश है। अब देखना यह होगा कि इसकी जांच कब होती है और इस पर कार्रवाई कब होती है। आदित्य पांडे, जनता टीवी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2023 शुरू हो चुकी है, जिसके निरीक्षण के लिए, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार पुलिस प्रशासनिक अधिकारी औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर ने मुजफ्फरनगर के कांवड़ क्षेत्र का बॉर्डर टू बॉर्डर सर्वे किया, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को परखा। कमिश्नर ने कांवड़ी के ऊपर फूल वर्षा भी की। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर से करीब 3 से 5 करोड़ तक के कांवड़िए गंगा जल लेकर अलग अलग प्रदेशों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में यहाँ मुजफ्फरनगर की रथस्थली शिव चौक से होकर निकलती है। मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर में 3000 पुलिसकर्मी व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं देखेंगे। दर्जनों सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाई गई है, जोनल मजिस्ट्रेट बनाई गई है। और आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त शिव चौक की रथस्थली पर खड़ा हूँ। लगातार रास्ते बंद हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं और कांवड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 15/16 की रात को भगवान शंकर पर गंगा जल का जलाभिषेक होगा और यहाँ से करोड़ों की संख्या में कांवड़िया निकलेंगे। लगातार आपको कांवड़ यात्रा 2023 की व्यवस्थाएं और कांवड़ यात्रा को लगातार जनता टीवी पर दिखाते रहेंगे। मैं पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। संगम नगरी प्रयागराज में आज से 2 साल पहले जहां स्मार्ट सिटी के तहत पब्लिक साइकिल शेयरिंग योजना का आगाज किया गया था, जिसकी पूर्व महापौर ने उद्घाटन किया था और ऐसे में सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बता दें, जहां ये साइकिल शेयरिंग योजना को शुरू किया गया था, जिसके पहले के आधे घंटे फ्री होने थे और उसके बाद इसका 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज लिया जाना था। शहर में कई कोने में इसके स्टैंड बनाए गए थे। हम बता दें आपको कि अब ये साइकिल शेयरिंग योजना जो स्मार्ट सिटी के तहत बनाई गई थी, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। बता दें, साइकिल शेयरिंग योजना जो थी स्मार्ट सिटी के तहत, आज साइकिल कबाड़ में पूरी पड़ी हुई हैं और जहां ये साइकिल अब पूरी तरह से डंप होकर धरना स्थल के पीछे एक यार्ड में पड़ी हैं, जहां सैकड़ों साइकिल अब जहां पानी में भीग रही हैं और पूरी तरह से धूल फाक रही हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहां स्टैंड पे साइकिलों की कमी है और ये योजना किस तरह से अब शाहजहांपुर की एसओजी व थाना मदनापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने किया 24 घंटे में हत्या का खुलासा। साथ ही हत्यारोपी युवक के कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन व मृतक की पैंट भी बरामद की। आपको बता दें, 5 जुलाई को रविंद्र ने अजय पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल बिरिया कला का रहने वाला मृतक अजय पाल के अवैध संबंध रविंद्र की पत्नी से थे। जब रविंद्र को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध अजय पाल के साथ हैं, तो रविंद्र ने अपने भाई सत्येंद्र के साथ अजय पाल की हत्या का षड्यंत्र रचा और 4 जुलाई की रात को रविंद्र ने अजय पाल को फोन किया और आवाज़ में अपनी पत्नी की आवाज़ से फ़ोन किया, आवाज़ बदल कर फ़ोन किया, धीरे से बात की
जिससे अजय पाल यह समझा कि उसकी प्रेमिका का फोन आया है और वह उसे बुला रही है। डालकर अपनी प्रेमिका के जैसे ही घर पहुंचा तो वहां पर पहले से मौजूद रविंद्र और सतेंद्र ने अजय पाल पर फायर कर दिया। फायर अजय पाल के पैर में लगा और अजय पाल भागने की कोशिश करने लगा। तभी सतेंद्र ने उसे पकड़ लिया और करीब गांव से 1 किलोमीटर दूर जाकर रविंद्र ने अजय पाल के सीने पर फायर कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्यारोपी रविंद्र को जेल भेज दिया है, लेकिन सतेंद्र अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।